नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि आप तक कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पहुंचे, किसी तरह का डर ना फैले। आप जागरूक रहेंगे तो ही इस महामारी से जूझ पाएंगे। रुक करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। कोरोना महामारी के खतरे के बीच कुछ मरीजों में अलग अलग फंगस इन्फेक्शन अब परेशानी का सबब बन रहे हैं। पहले ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस, फिर व्हाइट फंगस और येलो फंगस की बात अब सामने आई है। गाजियाबाद में येलो फंगस का मामला सामने आया है। मरीज की उम्र 45 साल है और उनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से भी पीड़ित हैं ये मरीज, जिनको अब येलो फंगस देखने को मिला है। येलो फंगस को म्यूकर स्पेक्टिक्स कहा जाता है। तो जो जानकारी अब तक मिल पाई है उसके हिसाब से आपको बता देते हैं कि क्या है ये येलो फंगस यानी म्यूकर स्पेक्टिक्स। पहली बार किसी इंसान में फिलहाल ये मिलने का दावा किया गया है। इस वक्त डॉक्टर का ये भी कहना है कि आमतौर पर छिपकली या गिरगिट जैसों में ये पाया जाता है येलो फंगस। शरीर के अंदरूनी अंगों पर हमला करता है ये येलो फंगस और कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उन पर येलो फंगस का ज्यादा खतरा हमेशा रहता है। शुरुआती लक्षण दिखने के बाद ही सही इलाज इसका करना जरूरी है, वरना कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है वो माना जा रहा है कि उससे येलो फंगस जो है उसके इलाज का दावा इस वक्त किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। तो सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है, मरीज को भूख कम लगती है या बिल्कुल भी नहीं लगती है और कई बार देखा गया है कि मरीज जो हैं उनका वजन लगातार कम होता जाता है। इसके अलावा जो गंभीर लक्षण वाले मरीज हैं उनमें जो देखा जाता है उसमें घाव जो होता है उस पर से पस या मवाद जो है वो निकलता होता है। अगर घाव है तो उसे सूखने में काफ़ी वक्त लगता है, जैसा कि हम देखते हैं कि डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। इसके अलावा कुपोषण देखा जाता है, उनमें आंखें जो हैं वो धसी हुई नजर आती हैं और कई बार ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर बीपी त्यागी हैं, एचओडी हैं, ईएनटी कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस मरीज को फिलहाल देखा है। डॉक्टर त्यागी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हम जानते हैं और आप भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से कोरोना को लेकर एक डर जो है वो बैठा हुआ है। फिर ब्लैक फंगस आया, फिर व्हाइट फंगस आया और अब ये येलो फंगस जो आया ये है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना इस फंगस को खतरनाक माना जा रहा है, कितना डरने की इस वक्त जरूरत है और ये क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाएं जो आपने मरीज में पाया है। आदिति, जो मैंने पेशेंट देखा है परसों मेरे पास आया था, इसको बहुत वीकनेस थी और इसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, बहुत कमजोर था। इसका सीटी स्कैन नॉर्मल था, लेकिन मैंने जब एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो उसमें मुझे पाया कि इसको तीनों तरह के फंगस हैं। इसको येलो भी है, इसको व्हाइट भी है, इसको ब्लैक भी है। उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरे पास हैं। लेकिन जो येलो फंगस है इसको म्यूकर सेप्टिकस बोलते हैं और म्यूकर सेप्टिकस ये रेप्टाइल्स में मिलता था। ये ह्यूमन में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हो रहा है। इसका बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने स्टडी किया है उसमें ये पता लगा है कि जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है जिसको एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं, वो सभी फंगस में काम कर रही है, इस फंगस में भी काम करेगी। इसको हम 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से पेशेंट को दे रहे हैं और उसके साथ साथ इसकी ऑपरेशन करके फंगस को निकाल रहे हैं। ये परसों भी हमने ऑपरेशन किया था मरीज का, इसको कल भी हमने सफाई किया है और इसको आज भी सफाई करेंगे। जी डॉक्टर त्यागी, जिस तरह से हमने ब्लैक फंगस को देखा कि वो नाक के आसपास जो है वहां पर डेवलप होता है, अगर आप येलो फंगस के बारे में बता सके, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने ऑपरेट भी किया है, उसको क्लीन भी किया है, तो ये किस तरह से आपने इसे पहचाना, ये कहां पर पाया गया है मरीज के शरीर में? ये उसकी नाक में ही मिला है। नाक में एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्बिनेट। मिडिल टर्बिनेट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल ब्रेन के पास होता है, उसको हम बोलते हैं स्कल बेस। ये मिडिल टर्बिनेट और स्कल बेस के बीच में हमें मिला है और इसका ये खतरा रहता है कि ये हड्डी को गला के ब्रेन में पहुंचने का डर रहता है। ये येलो फंगस का भी रहता है और
काले फंगस का भी रहता है, क्योंकि ये ब्रेन के पास मुझे मिला था। तो सबसे बड़ी खतरनाक बात तो ये है कि ये ब्रेन की स्कल बेस की हड्डी को इंजर करके उसको गला के ये ब्रेन में ना पहुंच जाए, तो ये जान का खतरा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर ये ब्रेन तक नहीं पहुंचता है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑपरेशन और इंजेक्शन से कंट्रोल में आ जाए। जी, हमारे साथ डॉक्टर मनीष मुंजाल भी जुड़ गए हैं, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली से। डॉक्टर मनीष, यहाँ पर हम डॉक्टर बीपी त्यागी को सुन रहे हैं, शायद आपने भी सुना होगा। जो मरीज उन्होंने देखा है उसमें ब्लैक और व्हाइट फंगस भी पाया गया है, जिसमें उन्होंने येलो फंगस देखा है। और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं डॉक्टर मनीष की लोगों में जो डर है, पैनिक है, बहुत जल्दी हो जाता है इन सब चीजों से। और खासकर अब शायद ही ऐसा कोई होगा जिनके आसपास या जिनके रिश्तेदार या जिनके अपने जो हैं वो कोरोना से नहीं जूझ रहे होंगे। ऐसे में ये जो नए फंगस इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ा रहे हैं। इस येलो फंगस को लेकर आपने क्या कुछ जाना है अब तक, क्या कुछ देखा है, क्योंकि आप लगातार ब्लैक फंगस के कई मरीजों का इलाज कर चुके हैं डॉक्टर मनीष? एब्सोल्युटली। देखिए, हम लोग शुरू से ही बोलते हैं कि ब्लैक फंगस एक मिसनॉमर है। मतलब एक्चुअली द माइसीलियम जो फंगस की जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जिससे एक फंगस की कलर कोडिंग होती है, ऐसे कलर में ये फंगस की कलर कोडिंग म्यूकोरमाइकोसिस की भी ब्लैक में नहीं आती। सिमिलरली येलो फंगस जैसे होते हैं, येलो फंगस कॉमनली कंफ्यूजिंग होते हैं विद अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक एक्टिनोमाइसीज, जो कि अगेन थोड़े से मिसनॉमर्स हैं। और इनके अंदर भी हम लोग क्या नाम है, बाहर की सतह का कलर देख के माइसीलियम की उनकी कोडिंग हम इस तरह से नहीं चाहते। द ब्लैक फंगस जो वर्ड आया है वो इसलिए आया है क्योंकि जो डिस्कलरेशन ऑफ द फेस ये करता है ड्यू टू नेक्रोसिस, उससे ये थोड़ा सा ब्लैक दिखता है। ये हमारे पुराने ज़माने में जब प्लेग होता था तो जिसमें लोगों की जाने जाती थी और उनको एक बड़े बड़े, ये सूरत में आया था कई साल पहले, और कुछ साल, बहुत 100 साल पहले यूरोप में आया था। तो वो जो स्किन नेक्रोसिस करता था इसलिए उसका नाम ब्लैक प्लेग पड़ा था। लेकिन उसका कीटाणु का कोई कलर ब्लैक नहीं होता जरूरी। ऐसे ही ब्लैक फंगस को ब्लैक इसलिए नहीं कहते कि फंगस ब्लैक है, इसको ब्लैक इसलिए कहते हैं कि जो ये फेस को डिस्ट्रॉय करता है वो वाला पार्ट ब्लैक सा दिखता है, इसलिए फंगस, ब्लैक फंगस वर्ड आया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कलर कोडिंग वाइट ब्लैक इसमें ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जो ओरल थ्रश होता है, जो कि बहुत ही कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, जो कि हर आईसीयू, हर डॉक्टर ने शायद कभी ना कभी देखा होगा, ब्लैक फंगस तो देखा हो या ना हो, ये व्हाइट फंगस भी टंग की कोटिंग को व्हाइट दिखता है, तो इसको कलर कोडिंग है। तो मेरे ख्याल से फंगस को कलर्स में ज्यादा बांटना ठीक नहीं रहेगा। हम लोग अपने यहाँ से जब भी माइक्रोबायोलॉजी सैंपलिंग करते आए हैं आज तक, हम लोगों ने कई तरह के फंगस आइसोलेट किए हैं। बिलीव मी, एक फंगस की तो एक अलग फैमिली है पैथोजेनिक और कमेंसल्स की, और ये इनका जो नंबर है हंड्रेड्स में है, इफ नॉट थाउजेंड्स, जो कि हमारे कॉमन डॉक्टर मनीष, आप ये कहना, तो डॉक्टर जी। मनीष, कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के कई इन्फेक्शंस जो है वो पाए जाते रहे, या जो फंगस इन्फेक्शन है खासकर, और वो ऐसा आने वाले दिनों में और भी देखा जा सकता है? और मैं एक वर्ड और आपको डालना चाहूंगा जो कि एक शायद आप लोगों को समझ आ पाए। एक फंगल सिंगल इन्फेक्शन डेंजरस होना ज्यादा डेंजरस है। अगर 3-4 मिक्स्ड फंगल इन्फेक्शंस हैं तो कभी कभार हम इसको इम्यूनिटी के लिए अच्छी चीज भी मानते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, फंगस के साथ कंपीट करती है बॉडी में। तो अगर 2 फंगस 3 फंगस हो जाएं और वो बॉडी में कंपीट कर रहे हो सेम होस्ट में, तो उनकी स्पीड एक्चुअली स्लो हो सकती है। इसको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहते हैं। तो इस चीज के लिए, बल्कि अगर आप दवाइयां, इसीलिए कहते हैं ना एंटी फंगल प्रोफाइलैक्टिक नहीं लेना, पहले से नहीं खाना किसी को कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक फंगस दबा दी और दूसरे को चांस मिल गया तो वो आपके लिए ज्यादा डेंजरस है। ये चीज ध्यान रखनी है। बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि सबसे पहले अभी तक हम देख रहे थे कि जो कोरोना जिनको हुआ है या जो अभी ठीक ही हुए हैं उनमें हम ब्लैक या व्हाइट फंगस देख रहे थे। इसके येलो फंगस के बारे में क्या आप ये साफ कर पाएंगे कि क्या ये सिर्फ कोरोना के मरीजों को हो रहा है या किसी और को भी हो सकता है जिन्हें कोरोना अब तक नहीं हुआ हो, या डायबिटिक जो लोग हैं उनमें ज्यादा होने के चांसेस है? इस तरह की कोई बात येलो फंगस को लेकर देखी गई है क्या? जो मेरा पेशेंट है ये डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटीज है पेशेंट को। इसको कोरोना हुआ था 1 महीना पहले, लेकिन इसको ऑक्सीजन नहीं लगा था। ये जो लोग मिथ फैला रहे हैं कि ऑक्सीजन से भी फंगस हो रहा है,
मेरे पेशेंट में कोई ऑक्सीजन नहीं लगा था, ये कोरोना से घर में ठीक हुआ था, लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था पेशेंट को, और उसकी वजह से इसको ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगा है। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यूजुअली जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला है, क्योंकि उसका स्टडी मैंने नहीं किया है, इसका मैंने स्टडी किया है। फंगल इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में पाए जाते हैं। और ये जो कलर कोडिंग होता है, मैं उसके बारे में भी क्लियर करना चाहता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं लेमन लैंग्वेज में जब अपने मरीज को समझाऊंगा तो मैं उसको म्यूकर माइकोसिस नहीं बताऊंगा, मैं उसको कैंडिडियासिस नहीं बताऊंगा, मैं उसको एस्परजिलोसिस नहीं बताऊंगा। मैं उसको बताऊंगा म्यूकर माइकोसिस काला फंगस है, एस्परजिलोसिस व्हाइट फंगस है, और म्यूकर सेप्टिकस येलो फंगस है। तो ये जो कलर कोडिंग पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, एम्स के डायरेक्टर भी बोलते हैं, डॉक्टर संदीप गुलेरिया, कि कोई कलर कोडिंग नहीं होता। लेमन लैंग्वेज में हम अपने पेशेंट को कैसे समझाएं? ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल। ऑपरेशन के बारे में लेमन लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं? जी डॉक्टर मनीष, यहाँ पर एक और राहत की बात जो है वो ये कही जा सकती है कि कम से कम कोरोना की तरह ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये छूने से नहीं फैलता है जो फंगस इन्फेक्शन है। तो कम से कम इस बात को लेकर लोग राहत महसूस कर सकते हैं कि अगर किसी के घर में इस तरह के मरीज भी हैं तो वो परेशान ना हो। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये चीज बहुत विनय सबको करना चाहूंगा, और ये सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये हमारे फिजिशियन और हमारे वार्ड्स मैनेज करने वाले डॉक्टर्स के लिए भी है। एक कोरोना पेशेंट जो इतनी आइसोलेशन से निकल के आया है, भगवान ना करे उसको अगर म्यूकोरमाइकोसिस है, उसको फिर दोबारा डिंजी वार्ड्स में मत डालें, उनका बहुत ही बुरा हाल होता है। दे आर साइकोलॉजिकली ब्रोकन, दे आर फाइनेंशियली ब्रोकन, हेल्थ उनकी बहुत पुअर होती है। इसमें आपको देखभाल, हाइजीन ऑफ कोर्स आपको ज्यादा करना है और एक स्टैंडर्ड हाइजीन प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन ये हवा में नहीं फैलता एक दूसरे से, ये बहुत क्लियर होना चाहिए और इनको नॉर्मल वार्ड में नॉर्मल मरीज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आई मीन ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल। डॉक्टर बीपी त्यागी, यहाँ पर ये भी हमारे दर्शकों को आप अगर समझा सकें कि शुरुआती जो लक्षण है वो किस तरह से लोग समझे येलो फंगस के, ताकि वो उस बात को समझ सके कि उन्हें ये समस्या हो रही है या उन्हें ये फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। आदिति, जो मैंने ये केस देखा है, ये फर्स्ट केस है जिसमें मैंने तीनों फंगस देखे हैं, तो इसलिए मैं इसके आधार पे ये बता पा रहा हूं कि इसको बहुत वीकनेस थी, इसको लॉस ऑफ एपेटाइट था पिछले 10 दिन से, और इसको चक्कर आ रहे थे। इन सब 3-4 लक्षणों की वजह से मैंने इसका सीटी स्कैन कराया जो कि नॉर्मल मिला। फिर मैंने इसका एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जिसमें मुझे तीनों फंगस मिले, और उसी एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के आधार पे ही मैंने ऑपरेशन थिएटर में डिसीजन लिया कि इन तीनों फंगस को मुझे निकालना है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करना है। तो जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो नाक का बंद होना हो सकता है, नाक के आसपास सूनपन होना हो सकता है, नाक से बदबूदार पानी आ सकता है, कमजोरी फील हो सकती है। तो ये सब सिम्टम इसमें मुझे नजर आए इस मरीज में। बिल्कुल। तो डॉक्टर मनीष, यहाँ पर आखिरी में आपसे संक्षेप में अगर आप 2-3 बिंदुओं में बता सकें कि क्या वो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि भाप लेते रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें, अगर आप वो एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दें संक्षेप में। एब्सोल्युटली। देखिए, हम बहुत जरूरी है जानना, अगर हमारी नाक की और माउथ की जो चमड़ी होती है जिसको म्यूकोजा कहते हैं, वेट म्यूकोजा, इसको हम टूटने से, फटने से बचाएंगे तो हमारे में ये फंगस वगैरह सतह से टूट के अंदर नहीं जाएगी। इन जगहों को मॉइस्ट और क्लीन रखने के लिए नमक के पानी का स्प्रे या धुलाई, जिसको नेती कहते हैं, वो बहुत फायदेमंद हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा इनफैक्ट भाप नहीं लेनी, क्योंकि भाप से स्केल्डिंग होती है और एक कंफ्यूज बंदा खुद जरूरत से ज्यादा भाप लेके फफोले क्रिएट कर सकता है जिसमें फंगस या कोई भी ऑर्गेनिज्म घुस सकता है। तो एक बॉडी टेम्परेचर के नमक के पानी का वॉश इज आइडियल। नंबर 2, अगर आपके घर में कोई एक कच्ची धानी का सरसों तेल या बादाम तेल है और आपकी नाक कोरोना के बाद स्टीरॉइड्स वगैरह खाने से थोड़ी खुश्क हुई है, आप कुछ ड्रॉपलेट्स ऑयल के, होममेड एडिबल ऑयल आप थोड़ा सा डाल के उस चीज को चिकनाहट दे सकते हैं। कई लोग गाय का घी यूज करते हैं, कई लोग बादाम तेल यूज करते हैं। दीज
दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू डू। और खासकर जहां आपको नेजल कैनुला कभी लगा और वहां पे कोई घाव हुआ हो, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें और एक डॉक्टर को दिखा दें कि आपको यहाँ घाव है, ठीक नहीं हो रहा। ये शुरुआती लक्षण फंगस स्टार्ट होने का यहाँ से हो सकता है, तो उस चीज को दिखाने से आप बहुत जल्दी इससे मुक्त हो सकते हैं। इतना आप करिए और माउथ वॉश कीजिए, आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपनी इम्यूनिटी वापस लाइए जल्द से जल्द। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीपी त्यागी और डॉक्टर मनीष पुंजाल, आप दोनों का आपने ये अहम जानकारियां साझा की। और खासकर जिस तरह से दोनों ही डॉक्टर्स कह रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो उसको अगर आप लगातार कंट्रोल में रहेंगे तो इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, और बाकी जो प्रिकॉशंस लेने को बताया गया अगर वो लेते रहेंगे तो बेहतर होगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे पिछले 2 महीनों में कर्नाटक में बच्चे तेजी से क्यों हुए हैं कोरोना से संक्रमित, और हमारे एक्सपर्ट्स से जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब। और अब वक्त हो गया है आपके भेजे सवालों के जवाब जानने का। हमारे साथ डॉक्टर सुशील के सिन्हा जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दिल्ली से काशवी पूछेंगी। हेलो, मेरा नाम काशवी है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लैक फंगस क्या है और ये सिर्फ कोरोना पेशेंट्स में ही क्यों पाया जा रहा है? ब्लैक फंगस को जो है म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक तरीके का अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन है जो आमतौर से हमारे जिंदगी में आसपास के वातावरण में प्रेजेंट रहता है। लेकिन कोरोना के पेशेंट में या जिनकी जो है इम्यूनिटी किसी वजह से जो है डाउन हो गई है, जैसे जो कैंसर के पेशेंट हैं या एड्स के पेशेंट हैं या क्रॉनिक बीमारी से जो है परेशान है, उन पेशेंटों में ये म्यूकरमाइकोसिस जो है जानलेवा भी हो जाता है। और ये नाक से और मुंह के रास्ते से जो है हमारे बॉडी में जो है प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद जो है फिर वो अलग अलग जगह जाके जो है इन्फेक्ट करता है। स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, नाक में हो सकता है और लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। इट मे गो टू दी ब्रेन ऑल्सो। जी, अगला सवाल मनीष पूछेंगे दिल्ली से। जैसा कि आजकल हम ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन क्या किसी भी आम इंसान को हो सकता है, या ये सिर्फ कोविड पेशेंट्स या किसी खास तरह के कोविड पेशेंट्स में ही पाया जाता है? नहीं, ब्लैक फंगस जो है किसी भी पेशेंट को नहीं हो सकता है। ब्लैक फंगस जो है मोस्टली उन्हीं पेशेंटों को होता है जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से जो है डाउन हो गई है। यानी कि ये एक तरीके का अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन है जो आमतौर से हमारे जीवन में आसपास के वातावरण में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जैसा कि कोविड के पेशेंटों में हमने देखा है, और कोविड के भी पेशेंट में हर पेशेंट में नहीं हो रहा है। कोविड के वो पेशेंट जिनमें डायबिटीज पहले से जो है और साथ ही साथ उनका अनकंट्रोल जो है ब्लड शुगर रह रहा है, उन पेशेंटों में ये ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन जो है कॉमन देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील के सिन्हा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर जो डर है उसको इस तरह से जागरूक करके जानकारी देकर ही दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में बच्चों में भी संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 2 महीनों के दौरान अगर बात की जाए तो 10 साल के करीब 40,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं कोरोना से, जबकि इसी दौरान 10 से 19 साल के संक्रमित बच्चों की संख्या 1 लाख के आसपास पहुंची है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। इस साल 29 मार्च से 18 मई यानी तकरीबन 52 दिनों में लगभग 1,40,000 बच्चे राज्य में कोरोना से संक्रमित हुए। 9 साल तक के 40,000 और 10 से 19 साल के 1 लाख के आसपास। आखिर क्यों? This virus will eventually find a new host. We saw how elderly were affected. वयस्क और बुजुर्गों को टीका दिया जा रहा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। ऐसे में कोविड का वेरिएंट नए होस्ट को तलाश रहा है और बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। I think kids will get affected because of this. So इस वेव में केसेस तो डेफिनेटली बढ़े हैं। जैसे केसेस बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है वो आंकड़े ऑलमोस्ट वही हैं। परसेंटेज अगर देखेंगे आप 2%, 3% जो भी था वो इन्फेक्शन का, एडमिशन का, वो उतना ही है, क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं। अभी 2% 100 में 2, 1000 में 20, 10,000 में 200, उस हिसाब से आप अब देखेंगे हजारों के। हालांकि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं उनमें से तकरीबन 1% को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी। यानी ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते। लेकिन बच्चों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई। Feeling it up
हम काफी तेजी से सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़े मामले में किसी तरह की कोई कमी न रहे। फॉर द यंगर चिल्ड्रन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि तीसरे दौर में सबसे ज्यादा संक्रमित छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन तीसरे दौर की शुरुआत से पहले ही कर्नाटक में बड़ी तादाद में बच्चे संक्रमित हुए, जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। हालांकि कर्नाटक का मामला चिंता बढ़ाता है, लेकिन दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि इस बात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है, कोई क्लिनिकल सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा और गंभीर रूप से संक्रमित होंगे। पहली चीज अगर हम ये देखें कि अगर हम पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है और वायरस तो वही है। इसलिए ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज़्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। दूसरा चीज़ ये है कि तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है लोगों का वो ये है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं, और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे तो शायद केसेस बढ़ सकते होंगे। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा है कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं तो वही एडमिट हुए हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या उनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी या कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुआ है, मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो कोरोना की तीसरी लहर क्या लेकर आएगी ये हम में से कोई भी नहीं जानता, लेकिन पहली और दूसरी लहर ने कम से कम हम सबको इतना तो सिखाई दिया है कि इससे बचाव कैसे करना है, और वो हम सब जानते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।